नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। पाठ्यक्रम के समन्वयक हैं डॉक्टर रामकृष्ण राठौर, डीन R&D, एसोसिएट प्रोफेसर, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CSV2 भिलाई, और प्रोफेसर समर्थ पी सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, UTD, CSV2 भिलाई। नमस्कार छात्रों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसका विषय है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FDM भी कहा जाता है। मैं लेक्चर के दौरान कई बार FDM का प्रयोग करूंगा, तो जिसका मतलब होगा फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा है। मैं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग, CSV2 भिलाई में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग में पिघले हुए प्लास्टिक धागों को, वायर को कंप्यूटर नियंत्रित एक्सट्रूजन हेड के माध्यम से आगे बढ़ाकर पार्ट को 3D रूप से निर्मित किया जाता है, जिसमें स्वचालित हेड, ऊर्ध्वाधर गति के साथ एक प्लेटफॉर्म पर दो फ्लैट X और Y मूवमेंट होता है। इसमें नोजल Z मूवमेंट प्रोवाइड करता है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और वो एक प्लेन पे मूव करता है। इस लेक्चर का उद्देश्य फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, जिसका परिचय, उसके कार्य का सिद्धांत, प्लॉटिंग और पथ नियंत्रण, और FDM 3D प्रिंटर के मुख्य भागों के बारे में जानकारी देना है। अंत में हम इसकी क्षमताओं और सीमाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है डिपोजिशन मॉडलिंग का परिचय, FDM का परिचय। यह लेक्चर उस AM तकनीक के बारे में है जो पार्ट को बनाने के लिए एक्सट्रूजन का उपयोग करती है। इस तकनीक को केक की आइसिंग के समान समझा जा सकता है, जिसमें एक रिजर्वायर में मौजूद सामग्री को नोजल के माध्यम से दबाव लगाने पर बाहर निकाला जाता है। जैसा आपने जब केक बर्थडे अगर किसी का केक परचेस किया होगा और नाम बोलते होंगे लिखने के लिए, तो वेंडर एक कोन पकड़ के ऐसे नाम लिखता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो नोजल है और उसमें ऊपर जो मटेरियल फिल किया गया है। यदि दबाव स्थिर होता है तो परिणाम स्वरूप निकली गई सामग्री स्थिर दर पर बहती है और इसका क्रॉस सेक्शनल व्यास स्थिर रहता है। प्रेशर अगर सेम है तो जो मटेरियल निकल रहा है वायर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, उसका जो डायमीटर रहेगा वो सेम रहेगा। यह व्यास तब भी स्थिर रहेगा यदि नोजल का एक डिपॉजिटिंग सतह पर चलना एक स्थिर गति पर रखा जाए जो प्रवाह दर के अनुरूप हो। जब सामग्री नोजल से बाहर निकलती है तो इसे अर्ध ठोस अवस्था में होना चाहिए। अगर पूरी तरह सूख जाएगी तो जो दूसरा लेयर बनाया जाएगा तो वो चिपकेगा नहीं, इसीलिए इसे अर्ध ठोस अवस्था में होना चाहिए। यह सामग्री उस रूप में पूरी तरह ठोस होनी चाहिए। इसके अलावा सामग्री को पहले से निकाली गई सामग्री से बांधना चाहिए ताकि एक ठोस स्ट्रक्चर बन सके। चूंकि मटेरियल निकाला जाता है, इसीलिए AM मशीनों को एक क्षैतिज प्लेन पर स्कैनिंग करने में सक्षम होना चाहिए। मटेरियल यहाँ से अगर निकल रहा है तो ये जो प्लेन जहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, ये प्लेन आपका प्लेन होना चाहिए ताकि मटेरियल अपना पाथ ट्रेवल करके डिपॉजिट कर सके। साथ ही सामग्री के प्रवाह को शुरू और बंद करने में भी सक्षम होना चाहिए। एक परत पूरी होने के बाद मशीन को ऊपर की ओर इंडेक्स करना चाहिए या भाग को नीचे की ओर ले जाना चाहिए। किसी मशीनों में नोजल ऊपर जाता है पार्ट बनाने के बाद, पहला लेयर बना लिया, फिर दूसरा लेयर बना लिया, फिर तीसरा बना लिया, और किसी में नोजल फिक्स रहता है और पार्ट पहला लेयर बना, नोजल घूमा, फिर पार्ट नीचे गया, टेबल नीचे गई, फिर घूमा, फिर नीचे गया, फिर घूमा, ये भी प्रक्रिया होती है। तो एक्सट्रूजन प्रक्रिया का उपयोग करते समय दो मुख्य दृष्टिकोण होते हैं। सबसे सामान्य दृष्टिकोण यह है कि सामग्री की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तापमान का उपयोग किया जाता है। पिघली हुई सामग्री को रिजर्वायर में तरल रूप में लाया जाता है ताकि यह नोजल के माध्यम से बाहर निकल सके और ठोस होने से पहले आसपास की सामग्री से बंध सके। अगर बंधेगी नहीं तो वो पार्ट अलग अलग रहेंगे और आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। यह दृष्टिकोण पारंपरिक पॉलीमर एक्सट्रूजन प्रक्रियाओं के समान है, सिवाय इसके कि एक्सट्रूडर को एक प्लॉटिंग सिस्टम पर लंबवत माउंट किया जाता है, बजाय इसके कि वह एक स्थिर क्षैतिज स्थिति में रहे। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण यह है कि ठोस होने के लिए रासायनिक परिवर्तन का उपयोग किया जाए। पहले वाले पार्ट में हम लिक्विड इंजेक्ट कर रहे थे थ्रू नोजल, इसमें क्या कर रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन का उपयोग किया जा रहा है।
ऐसे मामले में एक क्यूरिंग एजेंट अपशिष्ट सॉल्वेंट हवा के साथ प्रतिक्रिया करता है या बस एक गीली सामग्री का सूखा बंधन की अनुमति देता है। पार्ट्स इस प्रकार ठोस या सूख सकते हैं और पूरी तरह से स्थिर हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण जैविक अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त होता है, जहां सामग्री को जीवित कोशिकाओं के साथ जैव संगतता की आवश्यकता होती है। अभी एक न्यूज़ में आपने देखा होगा, इजराइल में एक रैबिट का हार्ट बनाया गया था लाइव टिश्यू को यूज़ करके। उसके लिए यही मेथड का इस्तेमाल किया गया था और इसलिए सामग्री का चयन बहुत सीमित होता है। हालांकि औद्योगिक अनुप्रयोगों के बावजूद भी मौजूद रहते हैं। शायद पूरी तरह से थर्मल प्रभावों पर निर्भर रहने के बजाय रिएक्शन इंजेक्शन मॉडलिंग संबंधित प्रक्रियाओं का उपयोग करना अधिक उपयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एफडीएम कार्य का सिद्धांत। एक्सट्रूजन आधारित प्रक्रिया प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो सामान्यतः सभी प्रणालियों में हो सकती हैं, जैसे कि सामग्री का लोडिंग, सामग्री का लिक्विडिफिकेशन, नोजल के माध्यम से सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए दबाव का आवेदन, एक्सट्रूजन पूर्व निर्धारित पथ के अनुसार या नियंत्रित तरीके से प्लॉटिंग, सामग्री का खुद से या द्वितीयक निर्माण सामग्री से बंधन जिससे एक सुसंगत ठोस संरचना बनती है, और लास्ट में है जटिल ज्यामितीय विशेषताओं को सक्षम करने के लिए सहायक संरचनाओं का समावेश। चूंकि एक्सट्रूजन का उपयोग किया जाता है, इसीलिए एक चैम्बर होना आवश्यक है जिससे सामग्री निकाली जाती है। यह चैम्बर पहले से लोड की गई सामग्री से भरा जाता है, लेकिन यदि इस चैम्बर में सामग्री का निरंतर आपूर्ति हो तो यह अधिक उपयोगी होगा। यदि सामग्री तरल रूप में है तो आदर्श दृष्टिकोण यह है कि इसे पंप किया जाए। हालांकि अधिकांश बल्क सामग्री ठोस रूप में आपूर्ति की जाती है और आपूर्ति के सबसे उपयुक्त तरीके पैलेट्स या पाउडर के रूप में होते हैं, या जब सामग्री को एक निरंतर धागे के रूप में फीड किया जाता है। एक्सट्रूजन विधि उस सिद्धांत पर काम करती है कि चैम्बर में रखी गई सामग्री एक तरल रूप से में बदल जाएगी, जिससे अंततः डाई या नोजल के माध्यम से ढकेला जाएगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, यह सामग्री एक समाधान के रूप में हो सकती है जो एक्सट्रूजन के बाद जल्दी ठोस हो जाएगी, लेकिन अधिक संभावना यह है कि यह सामग्री गर्मी के कारण तरल होगी। ऐसी गर्मी सामान्यतः चैम्बर के चारों ओर लिपटे हीटर कॉइल्स द्वारा प्रदान की जाती है और आदर्श रूप से इस गर्मी को मेल्ट में एक स्थिर तापमान पर बनाए रखने के लिए लागू किया जाना चाहिए। एक्सट्रूजन नोजल एक्सट्रूजन की गई फाइबर की आकृति और आधार को निर्धारित करता है। एक बड़ा नोजल व्यास सामग्री को तेजी से प्रभावित करने की अनुमति तो देता है, लेकिन यह मूल कैड चित्र की तुलना में कम सटीकता वाले भाग को उत्पन्न कर सकता है। नोजल का व्यास भी न्यूनतम फीचर आकार को निर्धारित करता है जो बनाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी फीचर इस व्यास से छोटा नहीं हो सकता और व्यवहारिक रूप से फीचर्स को आमतौर पर नोजल व्यास के मुकाबले बड़ा होना चाहिए ताकि उन्हें सटीक रूप से और संतोषजनक ताकत के साथ पुनः उत्पन्न किया जा सके। इसीलिए एक्सट्रूजन आधारित प्रक्रियाएं बड़े भागों के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। इसमें स्मॉल पार्ट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिनकी विशेषताएं और दीवार की मोटाई कम से कम हो। एक्सट्रूजन नोजल के मानक व्यास की तुलना में दुगनी होती है। नोजल के माध्यम से सामग्री का प्रवाह चैम्बर और चारों ओर के वातावरण के बीच दबाव अंतर द्वारा नियंत्रित होता है। जब सामग्री को एक्सट्रूड किया जाता है तो इसे आदर्श रूप से वही आकार और आकार बनाए रखना चाहिए। हालांकि गुरुत्वाकर्षण और सतही तनाव आपका जो सतह पे एक सरफेस टेंशन बनता है उसकी बात कर रहे हैं। सतही तनाव सामग्री को आकार बढ़ाने का कारण बन सकते हैं, जबकि आकार ठंडक और सूखने के प्रभावों के अनुसार बदल सकता है। यदि सामग्री को जेल के रूप में एक्सट्रूड किया जाता है तो सूखने पर सामग्री सिकुड़ सकती है और संभवतः उखड़ भी सकती है। यदि सामग्री को पिघले हुए अवस्था में एक्सट्रूड किया जाता है तो यह ठंडा होने पर भी सिकुड़ सकती है। ठंडा करना भी गैर रैखिक होने की संभावना है। यदि यह गैर रैखिक प्रभाव महत्वपूर्ण है तो परिणाम स्वरूप भाग ठंडा होने की
विकृति हो सकता है। इससे कम करने के लिए यह एश्योर करना आवश्यक है कि चैम्बर और आसपास के वातावरण के बीच तापमान का अंतर न्यूनतम रखा जाए। मतलब जब भाग का निर्माण हो रहा हो तब तक चैम्बर, पर्यावरणीय चैम्बर का उपयोग किया जाना चाहिए और ठंडा करने की प्रक्रिया को एक क्रमिक और धीमी प्रोफाइल के साथ में नियंत्रित करना चाहिए। सडन ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा सिकुड़ जाएगा और लेयर फॉर्म नहीं हो पाएगी। हीट आधारित प्रणालियों के लिए सतही क्षेत्रों को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त अवशिष्ट गर्मी ऊर्जा होनी चाहिए जिससे बंधन हो सके। वैकल्पिक रूप से जेल आधारित प्रणालियों में एक्सट्रूजन की गई फाइबर में अवशिष्ट सॉल्वेंट या वेटनिंग एजेंट होने चाहिए ताकि नया सामग्री बनने से जमा किए गए आसपास के क्षेत्रों में बंध सके। दोनों मामलों में हम प्रक्रिया को एक्सट्रूजन हेड द्वारा सामग्री को प्रदान की गई ऊर्जा के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यदि ऊर्जा अपर्याप्त है तो क्षेत्र चिपक सकते हैं, लेकिन नए और पहले जमा किए गए सामग्री के बीच एक स्पष्ट रेखा सीमा होगी। यह एक दरार की सतह का प्रतिनिधित्व कर सकती है जहां सामग्री को आसानी से अलग किया जा सकता है। बहुत अधिक ऊर्जा पहले जमा की गई सामग्री को प्रभावित कर सकती है जिससे खराब परिभाषित पाक बन सकता है। सभी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में स्वतंत्र और अज्ञात विशेषताओं का समर्थन करने का एक तरीका होना चाहिए और निर्माण प्रक्रिया के दौरान सभी विशेषताओं को स्थान पर बनाए रखने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए। एक्सट्रूजन आधारित सिस्टम में इन विशेषताओं को अतिरिक्त निर्माण द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। ऐसे सिस्टम में समर्थन दो सामान्य रूप से किए जाते हैं। पहला समान सामग्री समर्थन सपोर्ट और दूसरा है द्वितीयक सामग्री समर्थन। यदि एक एक्सट्रूजन आधारित सिस्टम को सबसे सरल तरीके से बनाया जाए तो इसमें केवल एक एक्सट्रूजन चैम्बर होगा। यदि इसमें केवल एक चैम्बर है तो समर्थन को भाग के समान सामग्री का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। यह हो सकता है कि भागों जो पार्ट हम तैयार कर रहे हैं और समर्थन मतलब सपोर्ट को सावधानीपूर्वक डिजाइन और स्थान पर रखा जाए ताकि उसे बाद में अलग किया जा सके। ऐसा ना हो कि समर्थन भी हमने बना दिया, उसके अंदर बन गया, उसको हम बाद में अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आपका एक्यूरेट नहीं बन सकता। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भाग की सामग्री को तापमान को आसपास की सामग्री के सापेक्ष नियंत्रित करने से एक दरार की सतह प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। इस दरार की सतह का उपयोग समर्थन को भाग सामग्री से अलग करने के तरीके के रूप में किया जाना चाहिए। इससे प्राप्त करने का एक संभावित तरीका यह हो सकता है कि समर्थन सामग्री के ऊपर या इसके विपरीत परत सामग्री को जमा करते समय परत विभाजन की दूरी को बदलना। अतिरिक्त दूरी ऊर्जा ट्रांसफर को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकती है जिससे यह दरार प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। वैकल्पिक रूप से समर्थन को एक्सट्रूड करते समय चैम्बर या एक्सट्रूजन तापमान को समायोजित करना एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। सभी मामलों में हालांकि समर्थन सामग्री को भाग से अलग करना कुछ हद तक कठिन होगा ही। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे प्लॉटिंग और पथ नियंत्रण। जो पाथ और नोजल ट्रेस करेगा उसका कंट्रोल कैसे किया जाना चाहिए वो डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। ज़्यादातर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की तरह एक्सट्रूजन आधारित मशीनें सामान्यतः कैड सिस्टम से इनपुट लेती हैं जिसमें सामान्य STL फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। आप जो भी मॉडलिंग कैड में करते हैं तो कैड सपोज आपने ऑटो कैड में किया या क्रियो में किया, जो भी मॉडलिंग आपने करी फॉर 3D प्रिंटर वो उसका अलग फाइल फॉर्मेट होता है। जैसे कैड के लिए .dwg, क्रियो के लिए क्रियो होता है। वो फाइल मशीन के साथ में कंपेटेबल नहीं होती हैं, तो हमें उस फाइल को मशीन्स के साथ में कंपेटेबल बनाने के लिए सामान्यतः उसे STL फाइल प्रारूप में कन्वर्ट करना चाहिए। यह फाइल प्रारूप स्लाइस प्रोफाइल को आसानी से निकालने की अनुमति देता है जिससे प्रत्येक स्लाइस की रूपरेखा प्राप्त होती है। अधिकांश सिस्टम की तरह कंट्रोल सॉफ्टवेयर को यह भी निर्धारित करना होता है कि रूपरेखा के भीतर सामग्री को कैसे भरा जाए। यह विशेष रूप से इस प्रकार की प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्सट्रूजन हेड भौतिक रूप से पहले खाली स्थान को भरता है। सपोज आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आपको अगर आउटर लाइन बनानी है तो पहले आपको इसके अंदर के पार्ट को फिल करना पड़ेगा।
यह विशेष रूप से इस प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्सट्रूजन हेड, जैसे मैंने बताया, हेड के लिए रूपरेखा के भीतर भरी जाने वाली सामग्री के लिए स्पष्ट पहुंचना आवश्यक होता है, बिना पहले रखी गई सामग्री को नुकसान पहुंचाए। इसके अतिरिक्त यदि सामग्री आसपास की सामग्री के बहुत करीब नहीं रखी जाती तो यह प्रभावी रूप से बंध नहीं पाएगी। इसके विपरीत लेजर आधारित सिस्टम एक स्कैन से अलग स्कैन तक एक महत्वपूर्ण मात्रा में ओवरलैप की अनुमति दे सकते हैं और इसीलिए कोई हेड टकराव या ओवरफिलिंग जैसी समस्याएं नहीं होती। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, भाग की एक्यूरेसी को पहले रूपरेखा सामग्री को प्लॉट करके बनाए रखा जा सकता है, जो फिर भरने वाली सामग्री के लिए एक सीमित क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। रूपरेखा को सामान्यतः कम गति से प्लॉट किया जाता है ताकि सामग्री का प्रवाह सुसंगत हो सके। रूपरेखा एचटीएल फाइल में त्रिकोणों और एक विमान के बीच इंटरसेक्शन को निकालकर निर्धारित की जाती है। इस इंटरसेक्शनों को क्रमबद्ध किया जाता है ताकि वे प्रत्येक रूपरेखा के लिए एक पूर्ण निरंतर वक्र बनाएं। इस चरण में सॉफ्टवेयर को केवल प्रत्येक रूपरेखा के लिए प्रारंभ स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। चूंकि एक्सट्रूजन नोजल की एक निश्चित व्यास होती है, यह प्रारंभ स्थान नोजल के केंद्र द्वारा परिभाषित किया जाता है। स्टॉप स्थान इस पथ पर अंतिम बिंदु होगा जो प्रारंभ स्थान से लगभग एक नोजल व्यास दूर होगा। यह बेहतर है कि एक हल्का ओवरलैप हो बजाय एक गैप के, और चूंकि प्रवाह को सटीक रूप से नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है, इसीलिए इस प्रारंभ और स्टॉप क्षेत्र में हल्का ओवरलैप या स्वेलिंग हो सकती है। यदि सभी प्रारंभ और स्टॉप क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर ढेर हो जाते हैं तो भाग में एक सीम चल सकती है। अधिकांश मामलों में यह सबसे अच्छा होता है कि प्रारंभ स्टॉप क्षेत्रों को भाग को चारों ओर समान रूप से वितरित किया जाए ताकि यह सीम स्पष्ट ना हो सके। हालांकि इसका एक अल्टरनेटिव यह हो सकता है कि एक सीम अपरिहार्य है और इससे स्पष्ट क्षेत्रों में होने से पोस्ट प्रोसेसिंग चरणों के दौरान हटाना सरल हो सकता है। एक्सट्रूजन की सटीक नियंत्रण एक जटिल समझौता होता है जो कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर निर्भर करता है, जिसमें शामिल है इनपुट दबाव, प्रेशर। इनपुट प्रेशर यह पैरामीटर निर्माण के दौरान नियमित रूप से बदल जाता है क्योंकि यह अन्य इनपुट नियंत्रण पैरामीटर के साथ टाइटली जुड़ा होता है। इनपुट दबाव या सामग्री पर लागू बल को बदलने से संबंधित आउटपुट प्रवाह दर में परिवर्तन होता है। हालांकि कई अन्य पैरामीटर्स भी प्रभाव को डिग्री को कम प्रभावित करते हैं। तापमान चैम्बर के अंदर पिघले हुए पदार्थ में एक स्थिर तापमान बनाए रखना आदर्श स्थिति होगी। हालांकि छोटे उतार चढ़ाव अनिवार्य होते हैं और प्रवाह विशेषताओं में बदलाव करते हैं। तापमान सेंसिंग चैम्बर के भीतर कहीं की जानी चाहिए और इसलिए नियंत्रण मॉडल में तापीय परिवर्तन के लिए इनपुट फीड दबाव को समायोजित करने के लिए एक ढीला जुड़ा हुआ पैरामीटर शामिल किया जाना चाहिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, प्रवाह दर बनाए रखने के लिए दबाव को थोड़ी मात्रा में कम करना चाहिए। अगला पैरामीटर है नोजल व्यास। यह एक विशेष निर्माण के लिए स्थिर होता है, लेकिन कई एक्सट्रूजन आधारित सिस्टम में इंटरचेंजेबल नोजल का भी उपयोग करने की अनुमति होती है, जो गति और एक्यूरेसी को संतुलित करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है सामग्री की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। आदर्श रूप से नियंत्रण मॉडल को उपयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में जानकारी शामिल करनी चाहिए, जैसे कि सामग्री की चिपचिपाहट की जानकारी, जो नोजल के माध्यम से प्रवाह को समझने में मदद करेगी। चिपचिपाहट, प्रवाह, क्रीप आदि की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन होता है, जिससे प्रवाह को सटीक रूप से प्रारंभ और समाप्त करना मुश्किल भी हो सकता है। अन्य कारकों में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है गुरुत्वाकर्षण बल। यदि चैम्बर में दबाव लागू नहीं किया जाता तो भी सामग्री प्रवाह कर सकती है, क्योंकि चैम्बर में पिघली हुई सामग्री का द्रव्यमान दबाव उत्पन्न करता है। यदि चैम्बर सील किया गया हो तो गैसीय दाब भी इस प्रभाव को बढ़ा सकता है। पिघले हुए पदार्थ की सतह, तनाव और नोजल के आंतरिक सतहों पर खिंचाव बल इस प्रभाव को रोक सकते हैं। भाग के अंदर तापमान का निर्माण
इसका अलग नेक्स्ट प्रकार है। सभी भागों का तापमान पिघलने के बाद ठंडा होना शुरू हो जाएगा। हालांकि विभिन्न ज्यामितियां विभिन्न दरों पर ठंडी होंगी। बड़ी संरचनाएं छोटे पतले भागों की तुलना में अधिक समय तक गर्म वहीं बनाए रखेंगी, सतह और वॉल्यूम अनुपात में भिन्नता के कारण। चूंकि इसका प्रभाव आसपास के वातावरण पर भी पड़ सकता है, यह मशीन नियंत्रण को भी प्रभावित कर सकता है। अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए सामग्री के प्रवाह और अंतिम भाग की सटीकता को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि कुछ अनियंत्रित या सीमित रूप से नियंत्रित कारक भी प्रभाव की सटीक रूप से नियंत्रित करने में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कई एक्सट्रूजन आधारित सिस्टम समय समय पर नोजल की सफाई करने की प्रक्रिया अपनाते हैं ताकि नोजल टिप पर अतिरिक्त सामग्री के जमाव को रोका जा सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम FDM 3D प्रिंटर की कार्यशील भाग की चर्चा करेंगे। नियंत्रण संरचना के दृष्टिकोण से FDM तकनीक पर आधारित 3D प्रिंटर को दो परतों में विभाजित किया जाता है। इसके मेनली दो पार्ट होते हैं, पहला होस्ट कंप्यूटर और दूसरा निचला लोअर नियंत्रण कक्ष। होस्ट कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 डायमेंशनल डिजाइन सॉफ्टवेयर, लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर, स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग नियंत्रण सॉफ्टवेयर आदि चलाता है और निचला नियंत्रण एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर, मुख्य बोर्ड, स्टेपिंग मोटर, मोटर ड्राइवर, लिमिट स्विच, थर्मोप्लास्टिक सामग्री, एक्सट्रूडर, प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म, तापमान सेंसर आदि शामिल होते हैं। FDM 3D प्रिंटर के मुख्य कार्यशील भाग है नोजल, मैकेनिज्म, वायर फीडर, मोशन मैकेनिज्म एंड हीटिंग वर्क मैकेनिज्म। हम इसके अध्ययन को अगले 3 स्लाइडों में समझेंगे। सर्वप्रथम इसमें आता है नोजल। FDM 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया में गर्म करने और पिघलाने के बाद नोजल के हीटिंग चैम्बर में फिलामेंट थर्मोप्लास्टिक सामग्री पिस्टन रॉड की क्रिया से नोजल में प्रवेश करती है और फिर एक निश्चित दबाव के तहत नोजल थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट को पूर्व निर्धारित व्यास के साथ बाहर निचोड़ती है ताकि उच्च सटीकता के साथ एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाया जा सके। FDM 3D प्रिंटर का स्मार्ट नोजल चित्र में दिखाया गया है। स्मार्ट नोजल मुख्य रूप से फीडिंग पाइप, हीटिंग पाइप, फिन थर्मिस्टर, नोजल और एग्जॉस्ट फैन से मिलकर बना होता है। काम करने की प्रक्रिया में FDM 3D प्रिंटर की प्रिंटिंग कच्ची सामग्री वायर फीडर के माध्यम से फीडिंग पाइप में प्रवेश करती है और फिर ट्रांजिशन पाइप के माध्यम से हीटिंग पाइप में चली जाती है, जहां थर्मोप्लास्टिक सामग्री को हीटिंग पाइप में गर्म किया जाता है, जिसका तापमान थर्मिस्टर के माध्यम से फीडबैक नियमन के साथ नियंत्रित होता है। गैर पिघलती सामग्री द्वारा निचोड़े जाने पर हीटिंग और पिघलने वाले भागों की सामग्री नोजल के पूर्व निर्धारित व्यास के साथ थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट को बाहर निकालती है। नोजल संरचना का FDM प्रिंटिंग पर प्रभाव मुख्य रूप से नोजल की आंतरिक प्रवाह संरचना और नोजल के हीटिंग तापमान का नियंत्रण है। साथ ही विभिन्न प्रभावों के क्षेत्र में उत्पन्न प्रवाह के विभिन्न दबाव का अंतर भी होते हैं। नोजल का तापमान सामग्री की विभिन्न प्रदर्शनियों को प्रभावित करता है, जैसे कि जोड़ने की क्षमता, संचित प्रतिरोध, वायर का प्रवाह, उसकी कंट्रोल, कितना वो वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, निकाली गई वायर की चौड़ाई आदि। एक और यदि तापमान बहुत कम है तो आंशिक ठोस सामग्री का कारण बनेगा, जिससे प्रोडक्ट की अत्यधिक चिपचिपापन वायर की गति को प्रभावित कर सकती है और नोजल को भी ब्लॉक कर सकती है। दूसरी ओर यदि तापमान बहुत अधिक है तो आंशिक तरल सामग्री का कारण बनेगा, जिसमें वायर सामग्री गीली हो जाती है और जिसकी गतिशीलता बढ़ जाती है और निकाली गई गति बहुत तेजी से होती है, जिससे वायर की सटीकता को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नोजल प्रवाह मुख्य रूप से टेफ्लॉन सामग्री का उपयोग करता है, जिसमें एसिड बेस प्रतिरोध और विभिन्न कार्बनिक सॉल्वेंट प्रतिरोध की विशेषताएं होती हैं और यह लगभग सभी सॉल्वेंट में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट स्लाइड है FDM 3D प्रिंटर का वायर फीडिंग मैकेनिज्म। 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया में वायर फीडिंग मैकेनिज्म प्रिंटर के नोजल के लिए प्रिंटिंग रॉ मटेरियल को प्रदान करता है।
निर्माण की एक्यूरेसी और प्रिंट की वस्तु की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वायर फिटिंग मैकेनिज्म को स्थिर और विश्वसनीय होना चाहिए। एफडीएम प्रिंटिंग के कच्चे पदार्थ आमतौर पर नायलॉन ग्लास फाइबर, पीएलए प्लास्टिक, एबीएस प्लास्टिक होते हैं। कच्चे पदार्थ का व्यास आमतौर पर 1 से 2 मिलीमीटर होता है, जबकि नोजल का व्यास लगभग 0.2 से 0.5 mm तक होता है। इसलिए कच्चे पदार्थ के व्यास और नोजल के बीच के अंतर के कारण नोजल को एक निश्चित दबाव होना चाहिए और पिघला हुआ पदार्थ एक निश्चित गति से बहाया जा सके। वायर फीडर मैकेनिज्म, जिसमें मुख्य रूप से 2 डीसी मोटर द्वारा निर्मित किया जाता है, वायर फीड की गति और खुले बंद स्थिति को किसी भी क्षण कंट्रोल मॉड्यूल से के सहयोग से नियंत्रित करता है। वायर फीडिंग की स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए टूटे हुए वायर या संचित बर्ल से बचने के लिए वायर फीडिंग मैकेनिज्म और नोजल एक पुश पुल संयोजन विधि अपनाते हैं। फ्यूज डिपोजिशन प्रिंटर का वायर फीडिंग मैकेनिज्म चित्र में दिखाया गया है। स्टेपिंग मोटर सामान्यतः 1.8 डिग्री का 1/16 स्टेपिंग मोटर होता है और इसकी वायर फीडिंग गति 0 से 300 प्रति सेकंड होती है। सिल्क यील्डिंग सटीकता और प्रिंटिंग गति को सुधारने के लिए ड्राइविंग व्हील्स के ड्राइविंग फोर्स का और पिघले हुए वायर पदार्थ को चैनल में पिघलाने के दबाव को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में ड्राइविंग व्हील्स के वायर पदार्थ पर ड्राइविंग फोर्स को सुधारने के तरीके मुख्यतः स्टेपिंग मोटर्स की शक्ति बढ़ाना, ड्राइविंग व्हील्स के वायर पदार्थ पर घर्षण बढ़ाना और ड्राइविंग व्हील्स के वायर पदार्थ के संपर्क को प्रकार को बदलना शामिल है। हीटिंग चैम्बर की हीटिंग गति और वायर फीडिंग मैकेनिज्म की वायर फीडिंग गति के बीच में संतुलन खोजने की या बनाने की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग प्रिंटिंग की मूविंग मैकेनिज्म में एक्स और वाई एक्सिस की प्लेन मोशन और जेड एक्सिस की वर्टिकल मोशन से बनती है। 3D प्रिंटिंग का सिद्धांत जटिल 3 आयामी मॉडल को प्लेन फिगर की इकट्ठा परतों में बदलना। वर्तमान में एफडीएम 3D प्रिंटर एक मूविंग मैकेनिज्म के रूप से फ्रेम प्रकार और डेल्टा प्रकार में बांटा गया है। 3D प्रिंटर को 3 आयामी प्रिंटर को 2 आयामी प्रिंटर में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे 3 एक्सिस और अधिक एक्सिस की लिंकिंग की आवश्यकता नहीं रहती और केवल 2D लिंकिंग पूरी की जाती है, जिसमें प्रिंटर के मोशन को कंट्रोल बहुत सरल हो जाता है। फ्रेम प्रकार का एफडीएम प्रिंटर चित्र में दिखाया गया है। एक्स वाई एक्सिस लिंकिंग प्लेन प्रिंटिंग पूरी करता है और जेड एक्सिस कार्य मंच की ऊंचाई की दिशा में फीड करने के लिए ड्राइव करता है। फिर परत दर परत संचयन का काम पूरा किया जाता है। डेल्टा प्रकार का एफडीएम 3D प्रिंट नेक्स्ट चित्र में दिखाया गया है। 3 स्टेपिंग मोटर गाइड पर स्थापित होते हैं। स्टेपिंग मोटर सिंक्रोनस बेल्ट को स्लाइडर पर गाइड करता है, जिससे मोटर शाफ्ट की रोटरी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन में बदल जाती है। स्लाइडर को गाइड के ऊपर और नीचे ले जाने के लिए सिंक्रोनस बेल्ट का उपयोग किया जाता है। डेल्टा प्रकार का 3D प्रिंटर जो रेगुलेटर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन स्पेस में बदलता है, प्रिंटिंग ऊंचाई को सुधारता है और प्रिंटिंग स्पेस को बचाता है। डेल्टा प्रकार के 3D प्रिंटर की अन्य प्रिंटर संरचनाओं से भिन्नता है यह है कि इसके वायर फीडिंग मैकेनिज्म में स्टेपिंग मोटर त्रिकोणीय फ्रेम पर निश्चित होते हैं और स्टेपिंग मोटर नोजल के साथ एक साथ नहीं चलते, जिससे नोजल की जड़ता में काफ़ी कमी आती है, जो प्रिंटिंग स्पीड और कंट्रोल सटीकता को सुधारने में मदद करती है। एफडीएम 3D प्रिंटर की तापमान नियंत्रण प्रणाली में मुख्यतः कच्चे पदार्थ को गर्म करने और पिघलने पर निर्भर करती है। फिर नोजल के माध्यम से एक प्लेन में प्रिंट किया जाता है और अंततः उत्पाद को परत दर परत संचित करके निश्चित आकार दिया जाता है। इसलिए प्रिंटिंग प्रक्रिया में नोजल का हीटिंग तापमान और कार्य मंच की मॉडलिंग तापमान को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। तापमान कंट्रोल प्रणाली चित्र में दिखाई गई है। नोजल का हीटिंग चैम्बर हीटिंग रॉड और तापमान नियंत्रक द्वारा गर्म किया जाता है।
हीटिंग रॉड हीटिंग के लिए जिम्मेदार होता है और तापमान नियंत्रक हीटिंग तापमान को कंट्रोल करता है और थर्मिस्टर के माध्यम से हीटिंग सर्किट को समय समय पर फीडबैक द्वारा कंट्रोल भी किया जाता है। नोजल के तापमान का नियमन मुख्य रूप से हीटिंग स्पीड और फीडबैक स्पीड को नियंत्रित करने के लिए होता है। FDM 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया मुख्यतः कच्चे पदार्थ को गर्म करके और पिघलाने पर निर्भर करती है। फिर नोजल के माध्यम से एक प्लेन में प्रिंट किया जाता है और अंततः उत्पाद को परत दर परत संचित करके निश्चित आकार दिया जाता है। इसलिए प्रिंटिंग प्रक्रिया में नोजल का हीटिंग तापमान और कार्य मंच की मॉडलिंग तापमान को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। तापमान कंट्रोल प्रणाली चित्र में दिखाई गई है। नोजल का हीटिंग चैम्बर हीटिंग रॉड और तापमान कंट्रोल द्वारा गर्म किया जाता है। हीटिंग रॉड हीटिंग के लिए जिम्मेदार होता है और तापमान कंट्रोलर हीटिंग तापमान को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर थर्मिस्टर के माध्यम से हीटिंग सर्किट को समय समय पर फीडबैक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नोजल के तापमान का नियमन मुख्य रूप से हीटिंग स्पीड और फीडबैक स्पीड को नियंत्रित करने के लिए होता है। FDM 3D प्रिंटिंग की सामग्री मुख्यतः PLA प्लास्टिक, ABS प्लास्टिक, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लगभग 170 डिग्री होती है, प्रिंटिंग समय को कम करने के लिए और प्रिंटिंग सटीकता को सुधारने के लिए हीटिंग स्पीड और ओवर टेम्परेचर फीडबैक क्षमता को सुधारने की आवश्यकता हमेशा इस मेथड में बनी रहती है। कार्य मंच का तापमान नियंत्रण मुख्य उत्पाद के आकार लेते समय वार्प और मोल्डिंग दोषों को रोकने के लिए होता है। इसीलिए कार्य मंच मीन्स वर्किंग टेबल को एक अपेक्षाकृत स्थिर तापमान पर स्थिर रखना आवश्यक है, जिसे निश्चित तापमान रेंज में थर्मिस्टर के लंबे समय तक नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी क्षमताएं और विकास के बारे में डिस्कशन करेंगे। FDM प्रक्रिया थर्मोप्लास्टिक जैसे PVC, ABS से सस्ते और स्थायी घटक बनाने में सक्षम है और यह विभिन्न थर्मोप्लास्टिक सामग्रियों का उपयोग कर सकती है। हालांकि इसमें केवल खांचे वाली सतहें बनाना संभव है। इससे जटिल सतहों का निर्माण कठिन होता है। इसकी औसत विनिर्माण सटीकता उच्च प्रेसिजन वाले भागों के लिए उपयुक्त नहीं होती और केवल एक रंग के मॉडल बनाए जा सकते हैं, जिससे रंगीन प्रोटोटाइप के निर्माण में लिमिटेशन आती हैं। सहायक संरचनाएं आवश्यक होती हैं और उन्हें हटाने के लिए पुनः कार्य करने की आवश्यकता होती है, जबकि विनिर्माण प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है, जिससे बड़े या जटिल भागों के निर्माण में समय लग सकता है। और अंत में इस लेक्चर का निष्कर्ष और परिणाम, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग एक प्रमुख एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, जिसमें थर्मोप्लास्टिक को गर्म करके और धागों के रूप में निकालकर वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसका कार्य सिद्धांत थर्मोप्लास्टिक सामग्री को एक नोजल के माध्यम से गर्म करके लेयर बाय लेयर जमा करके वस्तु का निर्माण करता है। FDM की प्लॉटिंग और पथ नियंत्रण सटीक रूप से प्रभावित होते हैं, जो डिज़ाइन की सटीकता और को सुनिश्चित करते हैं। FDM 3D प्रिंटर के मुख्य भागों में नोजल, वायर्ड फीडिंग मैकेनिज्म, मूविंग मैकेनिज्म एंड तापमान कंट्रोल सिस्टम शामिल होते हैं। इसके क्षमताओं में सस्ते और टिकाऊ घटक बनाना शामिल है, जबकि सीमाओं की बात करें तो इसमें केवल खांचे वाली वस्तुएं, औसत सटीकता, एकल रंग मॉडल और धीमी निर्माण क्रिया शामिल है। अगले लेक्चर में हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग की सामग्रियों का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान के दौरान एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों में प्रमुख सामग्रियों को जानकारी देना रहेगा, जिसमें पॉलीमेरिक सामग्री, मोम, कागज और चीनी मिट्टी की चीज़ें शामिल हैं। इसके बाद हम कंपोजिट और धातु का परिचय भी कवर करेंगे। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के महत्व और उनके विभिन्न प्रकारों को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ताकि हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को सही तरीके से परफॉर्म कर सकें और प्रोटोटाइपिंग में उनकी भूमिका को समझकर हम बेहतर निर्माण और डिज़ाइन में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।